हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चोलों के बारे में जो है अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें जो है ये चोलों से संबंधित दूसरा भाग रहेगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चोलों के प्रशासन के बारे में, चोलों की धार्मिक नीतियाँ, उनके समय में धर्म कैसे फ्लरिश किया, वो सारी चीज़ें। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उनका जो आर्थिक प्रशासन था या भूमि संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें बनती हैं उनके बारे में, और साहित्य और सांस्कृतिक जीवन के बारे में आज हम चोलों के अध्ययन करेंगे। तो ये जो है चोलों से संबंधित दूसरा पार्ट रहेगा, लेकिन उससे पहले आवश्यक है आपकी कनेक्टिविटी बनाना, जो हमने पीछे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इतिहास के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था, और इतिहास में भी हमने शुरू किया था मध्यकालीन इतिहास से। तो पहली बात। दूसरा, इसमें हमने कहा था कि हम पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सल्तनत, और फिर जो है मुगलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी, और इसमें हमने देखा था कि क्या क्या। पहले देखिए, मैं फिर यही बात आपको नोटिस करवाना चाहूँगा कि सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपको सिलेबस का हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से और कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो वो चीज़ अगर आपको पता होगी तो आप उसी अकॉर्डिंग एक सही दिशा में अपनी तैयारी को जो है पंख दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी जो है पूर्व मध्यकाल में हमें क्या पढ़ना था। तो हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा, उसके बाद हमने पाल वंश को पढ़ा, उसके बाद हमने राष्ट्रकूटों को पढ़ा, और उसके बाद जो है हम अब चोलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। चोलों का राजनीतिक जीवन हम कल वाले क्लास में कर चुके हैं, और आज जो है प्रशासन संबंधित और साहित्य से संबंधित चीज़ें इस वाली वीडियो में आपके साथ मेंशन करने वाले हैं। इसके बाद हमें पूर्व मध्यकाल में एक जो है चैप्टर रहेगा, जिसमें हम देखेंगे, जैसे कि पूर्व मध्यकाल आप जानते हो 705 से लेकर 1206 तक है। तो यहाँ पे अब एक और चीज़ रहेगी कि किस प्रकार से राजनीति के बारे में हमने देख लिया, लेकिन हमने बात की थी समाज। समाज हो गया, धर्म हो गया, ये कुछ मानव जीवन के ऐसे आयाम हैं कि राजनीति में जो है थोड़े से अल्पकाल में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे तराइन का युद्ध होता है, तो आप देखते हो कि 1192 तक क्या हो रहा है। पृथ्वीराज चौहान जो है काफ़ी बड़े पश्चिम भारत के काफ़ी बड़े हिस्से पर जो है अपना साम्राज्य विस्तार किए हुए हैं, साम्राज्य कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन 1206 में आप देखते हैं कि शासक पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है, मुस्लिम सत्ता आ चुकी है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हो चुका है। तो मात्र 15 वर्षों में इतना आमूल-चूल परिवर्तन देखकर तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो मानव जीवन के किसी आयाम में होते हैं वो राजनीति में होते हैं। शासक सबसे पहले परिवर्तित होते हैं, उसके बाद आर्थिक परिवर्तन दूसरे नंबर पर जो है सबसे तेजी से होते हैं, फिर उसके बाद जो है जो धीरे होता है समाज में परिवर्तन। समाज में जो है लगभग 300-400, या मान के चलिए जो सबसे कम पीरियड चाहिए होता है समाज को परिवर्तित होने के लिए। अगर कोई ऐसी कट्टर नीति ना लाई जाए या अग्रेसिव नीति ना लाई जाए, तो कम से कम 200 से 300 वर्ष तो समाज के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं। जिस गति से वो परिवर्तित हो रहा होता है, उस परिवर्तन को समझने के लिए इतने वर्ष तो लगते हैं। और चौथे की अगर बात की जाए, तो उसके बाद धर्म जो है और कम गति से जो है परिवर्तित होता है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, जो 1206 से लेकर 1705 के बीच का सिलेबस है, उसके बारे में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ। और 1705 नहीं, 1206, सॉरी, यहाँ पे जो है आप एक चीज़ मेंशन कीजिएगा, एक सेकेंड। तो जो है 705 से लेकर 1206 के मध्य जितनी भी चीज़ें हैं, जो समाज में परिवर्तन आए, धर्म में परिवर्तन आए, वो एक अंतिम क्लास रहेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 5 क्लासेस हो चुकी है। पहली जो आपने देखी, किस प्रकार से हमने देखा, पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ा, उसके बाद हमने पालों को, राष्ट्रकूटों को, चोलों के बारे में अध्ययन किया, राजनीतिक आज प्रशासन करेंगे। और फिर 2 क्लासेस जो है समाज और धर्म में लगेगी, और पूर्व मध्यकाल हमारा लगभग 7 से 8 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम जंप करेंगे सल्तनत काल में। हो सकता है ये वाला जो समाज और धर्म वाला हिस्सा है आपको काफ़ी, या कहे थोड़ा या काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक हमें जो है इतिहास का सिर्फ इतना ही पता था कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास मात्र हम जानते थे राजा रानी की कहानी। लेकिन अब जो है चीज़ें परिवर्तित हो चुकी है, और अब जो है इतिहास राजा रानी से संबंधित तो 2% इतिहास होता है, बाकी जो उसके इफेक्ट होते हैं वो 98% जो जनता होती है, अन्य जो लोग होते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। तो इनके बारे में कब मेंशन करेंगे। तो अब जो है सिलेबस में ये जो चीज़ सबसे ज़्यादा बोरिंग आपको करेगी, जो बोर आपको करेगी, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की जो है संभावना है।
तो ये चीज़ हमें काफ़ी ध्यान से करनी होगी। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तब भी आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि कम से कम 2 क्वेश्चन जो है प्रतिवर्षीय इस वाले टॉपिक से बन रहे हैं। तो 2 लेक्चर में अगर आपको 4 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। खैर चोलों पे वापिस आते हैं और प्रशासन के बारे में देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है हम किस प्रकार से उत्तर भारत की राजनीति घटित हुई उसके बारे में एक नज़र और जो है यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने देखा था हर्षवर्धन, उसके बाद हम देखते हैं इस वाले हिस्से में हमें पल्लव दिखाई दिए और यहाँ पे हमने देखा किस प्रकार से जो है चालुक्य, वातापी के जो चालुक्य थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। फिर हम आगे बढ़े। इस प्रकार से आप मैप बनाकर, जरूरी नहीं है कि चीज़ें लिखी जाए। तो अब तो मैं हर क्लास में लगभग आपको ये कनेक्टिविटी, राजनीति परिवर्तन किस प्रकार से हुए पूर्व मध्यकाल के, ये आपको हर क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जानी चाहिए, इनको तो लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद जब उसके उत्तराधिकारी बैठते हैं, अयोग्य होते हैं, तो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार और यहाँ पे पाल वंश का शासन आ जाता है। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा चालुक्यों को रिप्लेस करके राष्ट्रकूट बैठेंगे। राष्ट्रकूटों के बाद हम देखेंगे कि पल्लव भी रहेंगे कुछ समय के लिए इनके कॉन्टेम्प्ररी, और फिर चोल देखने को मिलेंगे। चोल उनको जो है हटा देते हैं। तो इसके बाद की कहानी जो है हम आगे आपके साथ मेंशन करेंगे। जब अगली क्लासेस होंगी तो वहाँ देखेंगे किस प्रकार की चीज़ें आगे रहती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रशासन से। देखिए, इसके मैं आपको नोट्स बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करवाने वाला, आपको जो है रिटर्न नोट्स ही मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ें इस प्रकार की है कि आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाई जाए, एक मैप बनाकर आपको चीज़ें जो है समझाई जाए। तो मैं खुद अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे स्क्रीन पे लिखता जाऊँगा और आप उसी तरह जो है उनको फॉलो करते हुए अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, क्योंकि पीडीएफ में क्यों आपको अवेलेबल नहीं करवा सकता, देखिए सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी मिलेगी उसको, उसमें आपको भूमि विभाजन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको 11th क्लास में कुछ चीज़ें, कुछ 2-3 आपको प्रशासन के जो अधिकारी थे उनके सत्ता के या उनके कहें पद नाम आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो है, जो मैं बात कर रहा था कल भी, राजस्थान के साइड से बहुत बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक जीवन आपको 11th की एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा। उस प्रकार से अगर बात की जाए तो आगे यूपी वाली साइड से या एमए के नोट्स से अगर मैं बात करूं तो एमए के नोट्स से आपको बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्रशासन का देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज़, लूसेंट से भी आपको काफ़ी बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को मैं क्लब नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको भी मान के चलना होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम कोई कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप एक पीएचडी लेवल, आप पीएचडी को जो है पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका उस तरीके का स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, आपकी तैयारी उस प्रकार की हार्ड भी होनी चाहिए। आप इजी नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। चोलों का प्रशासन। चोलों का प्रशासन, देखिए जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि चोलों के प्रशासन में हम क्या पढ़ेंगे। चोलों के प्रशासन में हम देखेंगे राजा के बारे में। राजा, राजा क्या था, तो राजा इस समय निरंकुश था। सभी प्रकार की, चाहे कहे कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक, सभी प्रकार की शक्तियाँ इसके पास थी। एक बात। दूसरा, निरंकुश था और वंशानुगत था। पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद उसका भी पुत्र जो है शासक बनेगा। इसकी सहायता के लिए एक क्या होता था, मंत्री परिषद होता था। मंत्री परिषद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो शासन प्रशासन में इसकी सहायता करता था। राजा की सुरक्षा के लिए मुख्यतः अंगरक्षक होते थे। और अंगरक्षकों के संबंधित अगर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की ट्राई करूँ तो मार्को पोलो, जो कुबलई खान, हम पहले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मार्को पोलो कुबलई खान के समय में, कुबलई खान के समय में कहाँ जाता है, तो वो जो है चीन जाता है और उसके बाद जब वो वापिस आ रहा होता है तो मालाबार से होकर जाता है। तो इस समय मालाबार मतलब किसका शासन है, चोलों का शासन है। उस वाले हिस्से में आपने देखा चेरों को किस प्रकार से हराया। तो मार्को पोलो के समय में जो है चोलों के बारे में चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है स्टेटमेंट देता है कि भाई जो चोलों के अंगरक्षक थे, अगर राजा की मृत्यु हो जाती थी, यानी कि जो चोलों के बॉडीगार्ड थे, तो राजा की मृत्यु के बाद वो भी आत्महत्या कर देते थे। आत्महत्या या आत्मदाह कर देते थे, आत्मदाह कर देते।
तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि किसकी स्टेटमेंट है, तो मार्को पोलो की स्टेटमेंट है। इसके बाद अगर देखा जाए तो राजा की सेना, सेना में अगर देखा जाए तो इसके हस्ती सेना, या जिसको बोले हाथियों की सेना, अश्वारोही और पदाती या पैदल सेना, ये आपको 3 विंग देखने को मिलेंगे इस समय जो आपकी। इसके अलावा नौसेना, नौसेना को हम कैसे भूल सकते हैं, तो नौसेना भी आप जरूर मेंशन कीजिएगा। नौसेना जो है, सेना के बारे में हमने देखा, हस्ती सेना, अश्वारोही सेना, पदाती सेना और नौसेना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि नौसेना ने ही तो वो सियाम, मलय और जावा सुमात्रा वाला हिस्सा जीता था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरा, अगर इनके बारे में बात की जाए तो दूसरी जो बात रहेगी, इनके कुछ उच्च पदाधिकारी थे, उच्च पदाधिकारी थे। उच्च पदाधिकारियों के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सदा राजा के आसपास रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उड़न कुरम कहा जाता था, उड़न कुरम कहा जाता था, पहली बात। दूसरा, जो अन्य उच्च पदाधिकारी होते थे ये राजा के समीप रहते थे, राजा के समीप रहने वाले अधिकारी थे। और दूसरे जो अन्य जो उच्चाधिकारी थे उनका क्या था, उन्हें क्या कहा जाता था, पेरुंदरम। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कीजिएगा। देखिए, तमिल टर्मिनोलॉजी है तो आपको जो है याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी चीज़ें टफ होती जाएंगी वो आपके लिए पेपर में आने की उनकी संभावना उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो अगर आपको पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ अगर आपका सपना है तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। आपको मानसिक यातनाएं तो सहनी ही पड़ेंगी इन चीज़ों को याद रखने के दौरान। इसके अलावा अगर बात करें, उच्च पदाधिकारियों के अलावा एक निम्न पदाधिकारी थे, निम्न पदाधिकारी। ऐसे मान के चलिए कि आपके जो है आईएएस, आईपीएस ऑफिसर ये आ गए, और एचएएस और एचपीएस ऑफिसर इसमें आ गए। तो इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था सेरुंद्रम दनम, सेरुनंदम। तो ये या ऐसे भी मेंशन किया जाता है इसको, सेरुदरन। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो ये दो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं कि उच्च पदाधिकारी और निम्न पदाधिकारियों की जो है बातचीत इस प्रकार से थी। इसके अलावा अब जो है पदाती सेना के बारे में हमने देख लिया, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इनके प्रशासन के बारे में हमें देखने को मिले। आगे अगर बात की जाए इनके अर्थव्यवस्था के बारे में, तो अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए, अर्थव्यवस्था से पहले हम इनके साम्राज्य का बंटवारा देख लेते हैं, साम्राज्य का बंटवारा। तो देखिए किस प्रकार से मैं आपको पहले दिन से ये चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ भूमि केंद्र के अधीन होती थी और कुछ सामंतों में बांटी गई होती थी। तो ये जो है मान के चलिए कि सामंतों में बांटी गई भूमि है, और जो भी वेतन आता है उसका एक हिस्सा राजकोष में जाता है और बाकी हिस्सा जो है इनके अधीन होता है। और यहाँ का शासन प्रशासन नीतियाँ जो है सब यहाँ के राजा के अकॉर्डिंग या सामंत के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है ये राज्य को भेजते हैं। मान के चलिए 2 लाख इन्होंने कमाया तो उसमें से 1.5 लाख अपने पास रखा, 50,000 राज्य को भेज रहे हैं। अगर ये 50,000 इन्होंने राज्य को नहीं भेजा, अपने ही पास रखा, तो इसे विद्रोह माना जाएगा और जो है फिर जो केंद्रीय सेना होगी वो आपके ऊपर अटैक करेगी। लेकिन अब राजा को क्योंकि केंद्रीय सेना भी रखनी थी, इनको कंट्रोल कैसे करेंगे, जो छोटी छोटी रियासतें आपको देखने को मिल रही है, राजा ने खुद जो सामंत अपने अधीन रखे हैं उनको कंट्रोल कैसे करेगा, तो उसके लिए एक भूमि राजा ने भी अपने पास रखी होती थी। तो जो साम्राज्य का हम बंटवारा पढ़ेंगे वो हम इसी भूमि का बंटवारा पढ़ते हैं जो केंद्र के अधीन होती है। तो कैसे बंटी थी जनाब ये भूमि, तो इसको देखेंगे कि साम्राज्य जो है, साम्राज्य में इनके समय में 6 प्रांत थे, यानी कि ये वाली भूमि जो है 6 प्रांतों में, 1 2 3 4 5 और 6 प्रांतों में इस प्रकार से बंटी हुई थी। और यहाँ पे क्या था कि सबसे ऊपर आता था मंडलम, जिसे कहा जाता था प्रांत, पहली बात। दूसरा, मंडलम से नीचे आता था कोट्टम, कोट्टम आता था। उसके बाद नाडु और कुर्रम, इस प्रकार से चीज़ें आती थी। तो यहाँ पे क्या होता था, कोट्टम जो है आपको देखने को मिलेगा वर्तमान जिले की तरह मान के चलिएगा, और इस प्रकार से आपको प्रशासन का एक बंटवारा देखने को मिलेगा। तो ये जो है प्रशासनिक इकाइयाँ थी।
जैसे मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि साम्राज्य यानी कि भारत देश मान के चलिए, फिर प्रांत हिमाचल मान के चलिए, एक हिस्सा हिमाचल का है, फिर उसमें हम देखेंगे कि कोट्टम, कोट्टम को एक जिला मान के चलिए, जिले में अगर देखा जाए तो आप शिमला मान के चलिए, और शिमला में भी अगर देखा जाए तो कोई एक तहसील पकड़ लीजिए, वो नाडू मान के चलिए, और कुरम एक छोटा सा कस्बा मान लीजिए, या कोई शहर मान लीजिए, या कोई गाँव मान लीजिए, उसको कुरम बोलेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे चलती थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट, अगर कुछ कुर्मों का समूह देखा जाए या कुछ गाँव का समूह देखा जाए, या जो उस समय का बड़ा गाँव था उसको कहा जाता था तनियर, या तनियार, या तनियर कहा जाता था। तो ये चीज़ आप मेंशन कीजिएगा कि कुर्रम से बड़ा गाँव होता था। एक ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखा जाए तो नाडू, नाडू की जो स्थानीय सभा थी उसे कहा जाता था नाटूर। ये चीज़ आप मेंशन कीजिएगा कि नाटूर जो है, जो वहाँ की शासन प्रशासन को देखती थी, वो नाटूर कहा जाता था। और जैसा कि मैंने कहा कुर्रम, या यहाँ पे आपको नगर भी देखने को मिल सकते हैं, तो नगरों की जो यहाँ की आपको स्थानीय सभा देखने को मिलेगी उसे कहा जाता था नार नगर, नार नगर। तो ये चीज़ जो है आप नगरों से संबंधित याद रख सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन में तो इतनी ही चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन अब जो है हम देखेंगे जो इनकी प्रमुख, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, और कल भी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ उत्तर मेरू अभिलेख के बारे में। उत्तर मेरू, मेरू अभिलेख जो हमने देखा था प्रांतक प्रथम का, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें किसकी देखने को मिलती है, स्थानीय स्वशासन के बारे में चीज़ें देखने को मिलती है। स्थानीय स्वशासन की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी उत्तर मेरू अभिलेख में। तो इसमें क्या है, तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ देखने को मिलती है कि उर, एक स्थानीय सभा है उर। उर क्या है, तो याद रखिएगा इसके बारे में कि सर्वसाधारण लोगों की समिति है, सर्वसाधारण लोगों की समिति है ये। दूसरा, अगर इसके बारे में देखा जाए तो इसका कार्य क्या था, सार्वजनिक कल्याण की चीज़ें करना। सार्वजनिक कल्याण में कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, तालाबों की सफाई करना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा देखा जाए तो बगीचों की रख रखवाली करना, जो गाँव में सरकार के द्वारा लगवाए जाते थे उनकी। तो इस प्रकार से एक जो है स्थानीय सभा आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सभा या महासभा। अब इसकी क्या कहानी है तो वो भी समझते हैं। इसमें क्या है, अग्रहारों, अग्रहारों या ब्राह्मणों की बस्तियों की सभा थी, ब्राह्मणों की बस्तियों की सभा थी। ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। अब ये ब्राह्मणों के लिए क्यों अलग है, तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि मान के चलिए ये नाडू के अधीन कुर्रम है, या मान के चलिए जो है ये कुर्रम ना होकर नाडू है, मतलब तहसील है, उसमें बहुत कम गांव आएंगे, मतलब बहुत सारे गांव आएंगे इस तरह से। तो एक मान के चलिए कि यहाँ पे स्थानीय लोग रहते हैं। जैसे आपको पता है कि हमें 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, और वर्णों वाली जो कहानी है वो पूरे भारत में लागू है, जहाँ पे सबसे ऊपरी वर्ण आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय वर्ण, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वैश्य, और फिर शूद्र। ब्राह्मण का मतलब है सर्वोपरि जो शिक्षा देने का काम करेगा, क्षत्रिय का मतलब है जो सबकी रक्षा करेगा, इन तीनों वर्णों की रक्षा करेगा, और वैश्य जो है व्यापार करेगा, और शूद्र जो है ऊपर के तीनों की सेवा करेगा। तो देखिए साधारण लोगों का क्या मतलब है कि इन गाँव में जो है वैश्य या शूद्र लोग रहते होंगे। और कहा जाए ब्राह्मणों के बारे में तो ब्राह्मणों के लिए अलग से गाँव थे, तो उन्हीं गाँव की यहाँ तो ऊर काम करेगी, इस वाले हिस्से में ऊर काम करेगी, और यहाँ पे जो काम करेगी वो अग्रहार या कहा जाए सभा या महासभा जो है काम करेगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो है, इसके जो उग्रहार या जो महासभा के सदस्य होते थे, अग्रहारों के जो नेता होते थे, उन्हें कहा जाता था परेमिक्कल, परेमक्कल। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर एक और टर्मिनोलॉजी, और काफ़ी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है, काफ़ी टंग ट्विस्टर है। तो ये क्या थे, सभा के सदस्य को कहा जाता था। जैसे वर्तमान में लोकसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो सांसद कहा जाता है, उसी प्रकार से पेरुमक्कल, परेमक्कल जो है उस समय का ये था। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो कार्य क्या था इनका, तो कार्य करने के लिए जो मुख्य कार्य थे उसको करने के लिए इन्होंने एक बरियम समिति बनाई थी, बरियम समिति बनाई थी। बरियम समिति क्या है, तो बरियम समिति जो है
काफ़ी कुछ कार्य करते थे। मतलब जितने भी मान के चलिए सभा या महासभा में कुछ 15 लोग चुनकर भेजे गए हैं, तो उनमें से 5 लोगों को जो है एक समिति में बना दिया गया बरियम, जो वहाँ के प्रमुख कार्यों की देखरेख करेंगे। इस प्रकार से एक और समिति हमें देखने को मिलेगी। एक और समिति जो देखने को मिलेगी वो रहेगी नगरम। नगरम में क्या था? नगरम में जो है व्यापारियों की सभा थी। अब व्यापारी कहाँ मिलेंगे? मुख्यतः शहरों की स्थापना कौन करते हैं? व्यापारी ही तो करते हैं। जब जहाँ पर व्यापार होगा वहीं पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? शहर देखने को मिलेंगे। तो शहर में जो है मुख्यतः व्यापारी लोग होते हैं। तो नगरम जो है व्यापारियों की समिति होती थी। एक चीज इसके अलावा महत्वपूर्ण समितियों में कौन देखने को मिलेगी? बागान समिति देखने को मिलेगी। गांव में तो बागान समिति जो है इस प्रकार का कार्य कर रही है कि बगीचों के मतलब बगीचों का काम जो है उर देख रहा है। लेकिन शहर के बगीचे हो या सड़कें हो, वो कौन देखेगा? वो सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा कि इन सारी चीजों को देखने वाला कौन होगा? यही बागान समिति होगी। तो ये चीज आप नोट्स में अपने जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा उत्तर मेरु अभिलेख में कुछ चीजें मेंशन की गई है कि जो सदस्य है परेमक्कल जिनको मैंने कहा, या उर में जो सदस्य बनना चाहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है आपको पता होगा? वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए पहली बात। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा जो क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा वह राज्यसभा का वह लोकसभा का सदस्य बनने का क्राइटेरिया फुलफिल करता हो। इस प्रकार से जो है कुछ क्राइटेरिया मेंशन कर रखे हैं। अगर इनमें से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। कोई 30 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यदि कोई लोकसभा का सदस्य नहीं है, सांसद बनने की योग्यता नहीं रखता, सदस्य नहीं सांसद बनने की या मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता है या नहीं, ये बात नहीं होती। लेकिन अगर बनने की योग्यता नहीं रखता तो उसके लिए जो है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो इस बात के कुछ प्रावधान है। उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। अगर कोई मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है तो उसको कहे तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसी प्रकार की कुछ शर्तें जो है उत्तर मेरु अभिलेख में हमें मिलती है, जो बताती है कि उर या सभा महासभा के सदस्य बनने के लिए आपको किस प्रकार की योग्यता अहर्ता चाहिए, वो सारी इसमें मेंशन है। तो क्या क्या है वो अहर्ताएं, उनके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग रहेगा हमारा योग्यताएं। और योग्यताएं उर या महासभा के सदस्य बनने के लिए सदस्यता की योग्यताएं। ठीक है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। ठीक है। किसने लगवाया था ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रांतक प्रथम के समय की बातचीतें सारी हमने डिस्कस करी थी। योग्यताओं के बारे में देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख योग्यता थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सदस्य बनने के लिए इच्छुक होता था वह भूमि का स्वामी होना चाहिए। भूमि का स्वामी होना चाहिए और उसकी भूमि उसी गांव में होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी और दूसरे गांव में और आप उसको दूसरे गांव के उर का सदस्य बना रहे हो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है वो भू राजस्व राज्य को देता हो या वसूला जाता हो, उससे भू राजस्व वसूला जाता हो। दूसरा क्राइटेरिया ये था। तीसरा, उसके पास अपना घर हो, वेदों का वो ज्ञाता हो, ये चीज़। और उसके अलावा आप देखें तो ईमानदार हो, किसी प्रकार के बेईमानी के उसमें केस में वो पकड़ा ना गया हो। इसके अलावा प्रशासनिक मामलों की उसको जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब काफ़ी योग्य व्यक्ति की ये डिमांड करते थे। अब आयु से संबंधित कुछ क्राइटेरिया भी दे रखा है कि उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच की होनी चाहिए और पिछले 3 वर्षों से वह किसी समिति का सदस्य न रहा हो। यहाँ देखिए जो ना वाली बात है इसको आप मेंशन कीजिएगा, क्योंकि वैसे तो कई जगह पे जो है यही डिमांड होती है कि होना चाहिए। वर्तमान राजनीति अगर आप पढ़ोगे, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ोगे, तो वहाँ पे होता है कि वो इसका सदस्य होना चाहिए तभी। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना कर जाए, तो याद रखिएगा ना वाली चीज़ को आप मेंशन जरूर कीजिएगा कि नहीं होना चाहिए, वो 3 वर्षों से किसी भी संस्था का सदस्य नहीं रहा होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए उसने जो है अपने सगे संबंधियों के और अपने खाते की जानकारी जो है कि जानकारी राज्य को दी हो, तो ये चीज़ आप मेंशन कीजिएगा। तो ये कुछ शर्तें थी जो वहाँ की उर सभा और महासभा का सदस्य बनना चाहता था उसके लिए ये
सारी शर्तें थी। तो इस प्रकार से आप चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा जो है, अब ये प्रशासन की हमने देखा कि किस प्रकार से जो साम्राज्य था वो बंटा था प्रांत, कोट्टम, नाडु और कुर्रम में। उसके अलावा हमने कुछ और देखा, तनियार देखा, तो वो चीज़ें देखी। और उसके अलावा जो है हमने और महासभा वाली चीज़ें देखी। तो ये तो जो था राजा की स्थिति भी हमने देख ली। तो शासन प्रशासन, और हमने देखा जो वहाँ के सदस्य बनने की योग्यता थी वो देख ली। अब हम आते हैं आर्थिक नीतियों की तरफ। अर्थव्यवस्था में इस समय क्या हो रहा था, तो अर्थव्यवस्था को थोड़ा डिस्कस करेंगे। अर्थव्यवस्था के बारे में देखा जाए तो इस समय याद रखिएगा कि कृषि, देखिए अर्थव्यवस्था का एक फॉर्मूला मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए वर्तमान का आप सर्वे पढ़े, चाहे हिमाचल का चाहे भारत का, किस प्रकार की बातें होती है, तो देखिए उसमें जो है सर्वे अगर आप देखोगे तो अर्थव्यवस्था को कुछ सेक्टर्स में बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था को कुछ सेक्टर्स में बांटा जाता है। पहला होता है प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। फिर आता है द्वितीय, सेकेंडरी सेक्टर। प्राथमिक को इस प्रकार से लिखते हैं। फिर आता है तृतीय या टर्चरी सेक्टर, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसमें कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कृषि, हमें देखने को मिलता है पशुपालन, मत्स्य मत्स्य पालन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा खनन, इसी में आता है। तो इस प्रकार से बांटे होते हैं। उसके बाद जो उद्योगों वाली बात होती है, हालांकि जो हमारा एचवी सर्वे आएगा या भारत का सर्वे आएगा उसमें तो विनिर्माण की चीज़ें होती है, फिर गैस जल आपूर्ति वाली बातें होती है, 3 सेक्टर में बांटा जाता है। लेकिन हम सिर्फ उद्योग समझेंगे क्योंकि उस समय जो है इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, उद्योगों वाली ही हम बात समझकर आगे चलेंगे। और तीसरे में जो है सेवा क्षेत्र होता है। सेवा में होटल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, वो सारी चीज़ें। लेकिन इस समय वो सारा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो टर्चरी सेक्टर को हम आधुनिक चीज़ों में ही जोड़ के देखेंगे, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो टर्चरी, देखिए ये सारे फॉर्मूला जो है आपको याद रखने होंगे, समझने होंगे कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को पढ़ा जाता है। क्योंकि चीज़ें तभी, अगर आप लिंक कर पाओगे चीज़ों को, तभी आपको याद रहेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे टर्चरी सेक्टर को छोड़कर हम यहाँ पे सीधा जाएंगे और ध्यान देंगे मुद्रा व्यवस्था। क्या वहाँ पर मुद्रा व्यवस्था थी? क्योंकि मुद्रा से क्या होगा, मुद्रा व्यापार को जो है बढ़ावा देगी। और मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देगी तो व्यापार जब बढ़ेगा तो नगरों की स्थापना होगी, और नगरों से यानी कि नगरीकरण होगा। और अर्थव्यवस्था को ज़्यादा बढ़ाने का या किसी प्रकार से, आप क्यों अर्थव्यवस्था चाहते हो, क्यों आप चाहते हो जीडीपी आपकी बड़ी हो, आपके पास नगर होने चाहिए। तो नगरीकरण ही जो है अंतिम उद्देश्य होता है। जीडीपी बड़ा करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि मतलब नगर बढ़ेंगे तभी तो जीडीपी बढ़ेगा। तो इसलिए नगरीकरण जो है हमारी अर्थव्यवस्था का अंतिम उद्देश्य होता है, इस प्रकार से मान के चलिएगा। तो चलिए इन्हीं में हम जो है कुछ चीज़ें देखते हैं। पहले देखेंगे कि कृषि किस प्रकार की है वहाँ पे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि की बात की जाए तो कृषि काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मतलब देखने को मिलती है। कृषि का काफ़ी विकास इस दौरान होता है। पशुपालन के संबंधित हमें कोई विशेष जानकारी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। कृषि के बारे में क्यों कृषि इतनी ज़्यादा डेवलप है, तो ये मैप जो है आपने अगर किताब में बना दिया हो, अपनी कॉपी में बना दिया हो, तो मैं इसको जो है आगे अलग से एक एक चीज़ करके समझाना चाहूँगा आपको। तो ये थोड़ा सा जो है हम इस चीज़ को कट करके आगे चलते हैं। तो देखिए कृषि के बारे में बात की जाए तो कृषि का काफ़ी विकास हुआ। कृषि का विकास क्यों हुआ? क्योंकि इस समय आपको पता होगा कि इस समय जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियाँ, तुंगभद्रा ऊपर वाली साइड को बह गई, और पेन्नार जैसी रिवर्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी नदियाँ कहाँ है? ये सारी नदियाँ जो है आपको चोलों के अधीन देखने को मिलेगी। तो आप देखिए मतलब सिंचाई सारा, एक तो क्या है, एक तो सारा नदी बेसिनों पर है ये सारा साम्राज्य। तो ऑब्वियसली नदियों का मतलब वही है, उपजाऊ भूमि। हालांकि जितना जो लोड हिमालयी नदियाँ लाती है उतनी प्रायद्वीपीय अवस्थिति होने के कारण दक्षिणतम जो नदी है वो उतना जो लोड नहीं ला पाती, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी उपजाऊ भूमि होगी, सिंचाई जो है मिलेगी, सिंचाई का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें विकसित होंगी। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कावेरी नदी से इस समय जो है, यहाँ पे लिखिएगा कावेरी नदी से जो है नहरों का निर्माण करवाया गया था। जब नहरों का निर्माण होगा तो इस प्रकार की चीज़ें होगी। तो कृषि का विकास इस समय हमको देखने को मिलेगा। और फिर अगर बात करें, हमने व्यापार के बारे में मेंशन किया था, तो कृषि, पशुपालन, उद्योगों के बारे में हमें
छोटे मोटे उद्योग देखने को मिलेंगे, लेकिन उतने स्तर पर हमें देखने को नहीं मिलते। उसके अलावा देखा जाए तो श्रेणियों के बारे में, उद्योगों से पहले जो है उद्योग अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा मसाला उद्योग या अ, व्यापार के बारे में ही हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड जो हमारा स्तर रहेगा उसमें हम व्यापार की चीज़ें मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यापार के बारे में हम बात कर रहे थे। तो व्यापार में क्या था, व्यापार का इस समय खूब विकास होने को देखने को मिलता है। काफ़ी उद्योग थे, अगर देखा जाए इस वाले हिस्से को तो ये सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। जो कोरोमंडल वाली साइड है ये वाला जो है मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से अन्य चीज़ें भी जो है धातु कर्म इस समय हो रहा होता है, या अन्य जो भी चीज़ें इस समय निर्मित हो रही होती है उनका व्यापार आपको देखने को मिलेगा। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। उसका व्यापार आपको देखने को मिलेगा चीन के साथ। तो ये हम मैप के माध्यम से आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। तो इस समय आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली, और हमने ये भी देखा था कि चीन के समय कैसे 1077 में जो है 70 लोगों का एक डेलीगेशन गया था, जिसको कहे एक मतलब दूत मंडल गया था, जिसने क्या किया था, तो उसने वहाँ पर जाकर जो है अपना नजराना पेश किया था, या चीज़ें जो है बेची थी वहाँ पर जाकर, जिसके बदले 81,000 तांबे की मालाएं भी इनको मिली थी। तो वो चीज़ें हम पिछले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो व्यापार का खूब विकास हुआ। अब व्यापार का विकास हो रहा है, मुद्रा का विकास हो रहा है, तांबे की मुद्रा की बातचीत यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको देखने को मिलेगा कि जब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए व्यापार के लिए क्या किया था इन्होंने, राजस्व भूमि सर्वेक्षण से। उसके बाद देखा जाएगा तो बेहतर हमें राजमार्ग देखने को मिलेंगे। बेहतर बेहतर यहाँ पे राजमार्ग राजमार्ग बनेंगे। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। उसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि गिल्ड श्रेणियाँ थी। तो व्यापार का बेहतर होने का क्या कारण था? एक तो उपजाऊ भूमि थी, कृषि के जो चीज़ें थी वो भी आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। दूसरा, राजमार्ग अच्छे थे तो व्यापार आंतरिक अच्छा हो सकता था। उसके अलावा इनकी अगर देखा जाए नौसेना बेहतरीन थी, या जहाज निर्माण, जहाज उद्योग इनका बेहतर था। उसके कारण जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि इस ओर भारत के इस तरफ वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा कि ये व्यापार करने जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा था कि किस प्रकार से जो है इस वाले जो शैलेंद्र वंशी बैठे थे उन पर कैसे आक्रमण हुआ था, और किस प्रकार से जो है चीज़ें अपने कंट्रोल में लाई गई थी। तो वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा वो होता है। और आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे आके जो है हिंदू धर्म के काफ़ी लोग बस जाएंगे, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मंदिरों का निर्माण भी इस इलाके में हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो नौसेना, जहाज उद्योग काफ़ी, ये सारी चीज़ें कब होगी? आप विदेशी व्यापार कब कर पाओगे? तो विदेशी व्यापार तभी हो पाएगा जब आपके पास जहाज होंगे बेहतर, जो लंबी दूरी कर पाएंगे और काफ़ी समय तक जो है सर्वाइव कर पाएंगे पानी में। तो इस बात की बातचीत थी, और इस प्रकार की बातचीत रहेगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय में हमें देखने को मिलता है मुद्रा व्यवस्था, तो वो तांबे के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यापार को फ्लरिश कर रही है। तो हमने देखा कृषि फ्लरिश हुई, कृषि से क्या है कच्चा माल आगे गया, तो व्यापार फ्लरिश हुआ। व्यापार के कारण हमने पढ़े चार, किस प्रकार से नौसेना, जहाज निर्माण उद्योग था, किस प्रकार से जो है हमें देखने को मिलता है गिल्डर थे, उस प्रकार से श्रेणियां थी जो व्यापार करती थी, उस प्रकार से अन्य चीजें, मुद्रा व्यवस्था थी तो व्यापार को बढ़ाया। अब व्यापार को बढ़ाया तो यही चीज जो है नगरीकरण को बढ़ावा देगी। जीडीपी बढ़ रही है, नगरीकरण को बढ़ावा देगी। और इस समय आपको कुछ नगर देखने को मिलेंगे, जिसमें तंजौर देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण, आपको कांची देखने को मिलेगा, आपको गंगई देखने को मिलेगा, आपको गंगई कोड चोलपुरम देखने को मिलेगा, गंगकोड चोलपुरम आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के आपको महत्वपूर्ण राज्य जो है, महत्वपूर्ण जो है शहरों का निर्माण होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कांची, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा गंगई कोड चोलपुरम, और नीचे वाले हिस्से में यहाँ तंजौर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप जो है मैप के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी इस समय की, तो काफ़ी फ्लरिश होता है। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ जो मेंशन करना चाहूँगा वो है कृषि के विकास से संबंधित। कृषि का जब विकास होता है तो उसके पीछे का एक और कारण था, और वो था भूमि विभाजन भी हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो कृषि से संबंधित वो देख लेते हैं कि भूमियों के क्या क्या नाम थे। तो देखिए एक थी बेलन बगाई भूमि, एक चीज। दूसरे प्रकार की भूमि थी चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम भूमि थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक आपको देखने को मिलेगी ब्रह्मदेह,
ब्रह्मदेह भूमि। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा देवदान, और सारी चीज़ें आपको इसके नाम से ही क्लियर होती जा रही होगी। या तिरुमडक्कनी आपको देखने को मिलेगी, एक भूमि थी जिसको देवदान या तिरुमडक्कनी भूमि बोला जाता था। उसके अलावा पल्ली चंदनम बोला जाता था, पल्ली चंदम बोला जाता था। उसके अलावा जो है आपको शाल भोगम देखने को मिलेगी, शाला भोग नामक, शाला भोग नामक जो है भूमि आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है कृषि भूमि का विभाजन था, कृषि भूमि का विभाजन। और ये क्या था, तो बेलन बगई की बात की जाए तो ये गैर ब्राह्मणों को दी गई थी, गैर ब्राह्मणों को जो प्राप्त भूमि थी, और स्थायी किसानों की भूमि थी। तो गैर ब्राह्मणों को प्राप्त भूमि, एक चीज। दूसरा चतुर्वेदी मंगलम क्या था, तो ये ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि थी, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ब्राह्मणों को जो उपहार में दी गई थी, उपहार में किसको, ब्राह्मणों को दी गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है देवदानम या तिरुमडकनी, तो ये मंदिरों को उपहार में दी जाती थी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। तो ये चीज होगी। उसके बाद पल्ली चंदनम की बात की जाए तो जैन संस्थानों को, जैन धर्म के बारे में हमने देखा था, तो जैन धर्म के जो संस्थान थे उनको ये भूमि दी जाती थी। शाला भोग की बात की जाए तो विद्यालय के रख रखाव के लिए, विद्यालय के रख रखाव के लिए कुछ भूमि जो है इन्होंने दान की होती थी। तो ये सारी जो है भूमि थी। 6 प्रकार की आपको भूमि भी देखने को मिलेगी, किस प्रकार से भूमि थी। बाकी राज्य के और भी प्रकार की भूमि जो थी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 6 महत्वपूर्ण है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके PYQs में हम देखेंगे कि UGC नेट के द्वारा पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम जो है, अब सारी चीज़ें लगभग हमने कंप्लीट कर दी हुई है, प्रशासन से संबंधित, आर्थिक नीतियों से संबंधित। अब थोड़ा सा जो है इनके समाज और सांस्कृतिक जीवन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए किस प्रकार से हमने चीज़ें जो है डिस्कस करी, तो उसमें थोड़ा सा हम एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या होता है, मानव जीवन होता है। मानव जीवन के कुछ आयाम होते हैं। क्या आयाम होते हैं, राजनीतिक जीवन होता है, उसका आर्थिक जीवन होता है, उसका सामाजिक जीवन होता है, उसका धार्मिक जीवन होता है, और देखा जाए तो उसका जो है सांस्कृतिक जीवन होता है। मतलब कुछ विचार होते हैं, जीवन होता है। इस प्रकार से मान के चलिए, आप राजनीति में किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रल है, वो सारी चीज़ें आपके राजनीतिक जीवन में ऐड होगी। आप कितनी पेंशन कम, आप कितनी तनख्वाह लेते हैं, कितना वेतन आप कमाते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी धार्मिक चीज़ों में मेंशन हो जाएगी। सामाजिक में जो है आपके किस प्रकार के संबंध है अपने माता पिता से, आपके रिश्तेदारों से, वो सारी चीज़ें आपका सामाजिक जीवन ही तो है। आप धर्म को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, वो सारी चीज़ें आपके धार्मिक जीवन में आएगी। सांस्कृतिक जीवन, आपको कला का शौक है, यानी कि कहे आपको ड्राइंग करने का शौक है, तो वो आपकी चित्रकारी का शौक है, वो सारी चीज़ें जो है, भाषा आप कौन सी बोलते हैं, वो सारा आपका सांस्कृतिक जीवन ही तो है। तो ये सारी जो है चीज़ें, सारे डायमेंशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा राजनीति में, तो चोलों ने प्रभावित किया राजनीति को, लोगों की। उसके बाद आर्थिक जीवन में हमने देख लिया कि चोलों की अगर हम बात करें मानव जीवन के आयामों में ही, तो चोलों की राजनीति को हमने देखा। उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था, कृषि और किस प्रकार का जो है उन्होंने राजस्व रखा। अच्छा एक और चीज़ आप याद यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि भूमि कर जो है उपज का 1/3 हिस्सा लिया जाता था। तो ये चीज़ आप मेंशन कीजिएगा, पूछा जा सकता है ये एग्जाम में। तो ये चीज़ आपको याद रखने की, छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी फैक्चुअल है आई नो, बट आपको याद तो करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपका सपना ये है तो फिर आपको जो है कुछ और ना करके आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अब समाज की ओर चलते हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को देखते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 चीज़ें हमने मेंशन कर ली, इनमें हम जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे ताकि जो है सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट किया जा सके, क्लास को भी। तो आगे देखेंगे इनके बारे में। अगर देखा जाए आगे, तो चलिए बात करते हैं चोलों के धार्मिक जीवन के बारे में। एक सेकंड, चोलों के धार्मिक जीवन। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो चोल थे ये मुख्यतः सनातन धर्म
यह आपको देखने को मिलेगा शैव धर्म अनुयायी थे, ये चीज़ें। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ी बात, इन्होंने द्रविड़ शैली में मंदिर बनवाए। पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है वो यही है कि इन्होंने द्रविड़ शैली के मंदिर बनवाए थे। अब ये द्रविड़ शैली क्या चीज़ है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कंपैरिजन करके ही मंदिर के बारे में बता देता हूँ। देखिए जो मंदिर है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। जो नगर स्टाइल के मंदिर होते हैं जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध थे, वो क्या होता था, एक चबूतरा होता था सबसे नीचे। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, यहाँ पे हम देखेंगे कि मंदिरों की शैली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे चीज़ें कि किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो उत्तर भारत में मंदिर विकसित होना शुरू होते हैं उसकी शैली को कहा जाता था नागर शैली, पहली बात। दूसरी बात, जो दक्षिण भारत में जो शैली विकसित होती है उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। और आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर जो शैली विकसित होगी उसे बेसर शैली कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच की जो बेल्ट होगी वो उसमें नागर की विशेषताएं भी होगी और द्रविड़ की विशेषताएं भी होगी, तो उसे कहा जाएगा बेसर शैली। तो इस प्रकार की चीज़ें वो डिस्कस करेंगे हम आर्ट और कल्चर वाले सेक्शन में, लेकिन अभी जो है हम यहीं तक रहेंगे और देखते हैं इनके मंदिरों की किस प्रकार से विशेषता थी। 11th की एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको इलेबोरेट करके दिया है, तो वो चीज़ें भी जो है हम देखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं मंदिर किस प्रकार से थे। तो देखिए द्रविड़, पहले नागर नागर शैली के मंदिरों के बारे में देख लेते हैं, आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत, उत्तर भारत। देखिए यहाँ पे क्या था, जो मंदिर होते थे वो एक भूमि से ऊपर बनाए जाते थे। पहले एक चबूतरा टाइप बनाया जाता था, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी, सीढ़ियों के बाद जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मंदिर। देखिए मंदिर का जो भवन होता था वो इस प्रकार से होता था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस वाले हिस्से को बोला जाता था गर्भगृह, और मुख्य देवता की जो मूर्ति थी वो यहीं पर रखी जाती थी। इस वाले हिस्से को बोला जाता था चबूतरा, जो आधार देता था मंदिर को। और उसके बाद ये वाले हिस्से को बोला जाता था मंडपम। इस प्रकार से ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शिखर, जो आधार से चौड़ा और शीर्ष पर जाते जाते वो कम हो जाता था, और उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कलश। तो ये जो है ये है शिखर, और ये आपको देखने को मिलेगा कलश। और मंदिरों का किस प्रकार से विकास होता है ये हम सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। और इसके बाद ये रही नागर शैली उत्तर भारत की। और अगर देखा जाए दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, क्योंकि द्रविड़ शैली जो है आपकी एनसीईआरटी में जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेंशन की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ शैली। तो देखिए द्रविड़ शैली के बारे में जो है एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो है आधार से शुरू ना होकर, आधार यहाँ पे एब्सेंट है, सीधा भूमि से शुरू होते थे मंदिर। पहली चीज़ जो नागर शैली से आपको देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गर्भगृह जो उसमें भी था यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा मुख्य जो देवता है उनकी मूर्ति यहीं पर स्थापित होगी, इसे बोला जाएगा मंडपम। आगे चलकर इसमें भी परिवर्तन आता है, विजयनगर साम्राज्य के समय में यहाँ भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ जो है जो शिखर होता था वो सीधे ना बनकर अलग अलग मंजिलों में डिवाइड होता था। इस प्रकार से जो है 5 से 7 मंजिलें उसके ऊपर होती थी, और ऊपर जाकर जो है कलश लगा होता था। तो एक साउथ की काफ़ी बड़ी मूवी आई थी जिसको जो है क्या कहा गया था, जिसका नाम था डीजे मूवी। अगर आप डीजे में देखोगे तो आपको मंदिर, उस वहाँ के भव्य जो मंदिर है वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेंगे। जो अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी उसमें जो है मंदिरों को दिखाया गया, तो गोपुरम के ऊपर जो स्टार्टिंग में खड़ा हुआ दिखाई देता है वो वहाँ के गेट के ऊपर खड़ा था। तो वो आप देखेंगे उस मूवी को तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से जो है विमान इस चीज़ को जो है, ये भी शिखर ही होता था लेकिन इसको जो है विमान बोलते थे। तो वो मूवी आप जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें उसमें देखने को मिलती है, और इसे बोलते हैं कलश। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो है अलग देखने को मिलती है। अलग क्या है, इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मंदिर के चारों ओर आपको किलेबंदी देखने को मिलेगी। पहली बात किलेबंदी है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जलाशय, पानी का तालाब देखने को मिलेगा, दो चीज़ें। और उसके बाद आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार जो है काफ़ी भव्य द्वार होंगे, जिनको मैं अभी कह रहा था गोपुरम के बारे में, वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो गोपुरम के बारे में हम देखेंगे।
तो यहाँ पे याद रखिएगा जो गेट थे उनको कहा जाता था गोपुरम। गोपुरम गोपुरम कहा जाता था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं आपको मेंशन कर दूं कि मैंने जो है 11th की एनसीईआरटी से और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं है वो नितिन सिंघानिया से ली है। वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की काफ़ी फेमस किताब है ये, तो वहाँ से मैंने चीज़ें उठाई हुई है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है ये मंदिरों के बारे में कुछ विशेष वो था। अब देखते हैं कि द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता तो हमने देख ली। अब देखते हैं कि इन शासकों के द्वारा जो है मंदिर कौन कौन से मंदिर बनवाए गए थे। तो प्रमुख रूप से जो मंदिर देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलेगा आपको कांचीपुरम, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है और जो है चोल शासकों के द्वारा बनवाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो राजराज प्रथम के द्वारा हम पढ़ चुके हैं बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो है हम इसके बारे में भी देख चुके हैं कि 1010 ईस्वी में ये चीज़ हमने मेंशन की थी राजराज प्रथम के द्वारा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बाद में चल के होयसलों के द्वारा जो है एक मंदिर बनवाया जाएगा जो बाद में इनको रिप्लेस करके कर्नाटक वाले हिस्से में बैठेंगे। वो धारवाड़ जिले में है, धारवाड़ जिले में है। और ये धारवाड़ जिला जो कहाँ है तो होयसलों का मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर। तो ये आप याद रखिएगा। और ये धारवाड़ जिला अगर कहाँ बात की जाए तो कर्नाटक में, तो ये चीज़ भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ये तीन मुख्य रूप से द्रविड़ शैली के काफ़ी प्रमुख मंदिर है जिनमें से दो हमें जो है चोल काल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंदिरों की बात हमने कर ली। मंदिरों के अलावा अगर बात करें तो चित्रकला मूर्तिकला के बारे में बात करते हैं। पहले मूर्तिकला के बारे में अगर देखा जाए मुख्यतः मूर्तिकला के ही इनके जो है चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नटराज की मूर्ति, जिसमें जो है भगवान शिव कुछ इस प्रकार की जो है मूर्ति हमें देखने को मिलती है। अग्निमंडल है और यहाँ पे जो है भगवान शिव तांडव रूप में खड़े हैं, तांडव रूप में, एक हाथ में अग्नि एक हाथ में, इस प्रकार से। और आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से यहाँ पे सर्प लगा हुआ है एक हाथ पे, दूसरे हाथ में जो है पैरों के नीचे वो दानव को वो किए हुए हैं। तो ये नटराज की मूर्ति है। ये आपको भारत मंडपम जो बना हुआ है जहाँ पे वर्तमान में कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, भारत का कॉन्फ्रेंस के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया गया है दिल्ली में, तो वो भारत मंडपम वहाँ उसके बाहर आपको देखने को मिलेगी। G20 का आपने सम्मेलन देखा होगा, तो उसके बाहर जो शिव की मूर्ति तांडव रूप में लगी हुई है, जटाएं बिखरी हुई है, जो गंगा के कहें तो गंगा नदी के संदेश देती है। तो उस प्रकार की चीज़ें आपको नटराज की मूर्ति में देखने को मिलती है। इसके अलावा देखा जाए तो नटराज के अलावा आपको देखने को मिलेगा एक और मूर्ति जो मुख्यतः गोमतेश्वर गोमतेश्वर की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी कर्नाटक में। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो तो यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से, तो अब आगे जो है हम सांस्कृतिक जीवन के बारे में देखते हैं, इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में। अब सांस्कृतिक जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। सांस्कृतिक जीवन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा के बारे में। और महत्वपूर्ण जो है भाषा का ही उल्लेख इनमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो तमिल क्षेत्र में तो तमिल भाषा को इन्होंने संरक्षण दिया होगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि इन्होंने संस्कृत को भी प्रश्रय दिया था। उसके अलावा अगर बात करें तेलुगु और कन्नड़ भाषा को भी प्रश्रय दिया था। अब क्या मैं हवाबाजी कर रहा हूँ या हवा में बात कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं वहाँ के जो अलवार जो विष्णु के भक्त हमें देखने को मिलते हैं, और नयनार जो शिव भक्त हमें देखने को मिलते हैं। ये लोग सभी जो है जो इनकी रचनाएं हैं या जो गीत ये गाया करते थे, उसका 12वीं शताब्दी में इन सभी रचनाओं को जो है 12वीं शताब्दी में इकट्ठा करके एक तिरुमुरई नाम से जो है किताब में संकलित किया गया है। 11 पाठ है उसमें जिनको जिल्द लिखा गया है, 11 जिल्दों में बंटी हुई ये किताब है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जिनको तिरुमुरई कहा गया है जिस किताब को। तो ये 12वीं शताब्दी में पहला साक्ष्य ये मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमिल में ही एक और व्यक्ति हमें देखने को मिलेगा, वो थे कम्बन। कम्बन को माना जाता है कि 11वीं शताब्दी के अंत में ये व्यक्ति हुए होंगे
और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो टाइम पीरियड वैसे तो काफ़ी हद तक इनका क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्यों ये महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने जो है तमिल भाषा में तमिल साहित्य का, पहले तो ये मेंशन कीजिएगा कि तमिल साहित्य का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा जो है, इन्होंने जो है रामायण का तमिल में अनुवाद किया है, और जो तमिल में अनुवादित रामायण है उसे पांचवें वेद के नाम से जाना जाता है, पांचवें वेद के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ जो है आप मेंशन कीजिएगा जरूर अपने नोट्स में कि पांचवा वेद है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि तेलुगु और कन्नड़ को जो है इन्होंने प्रश्रय दिया था, तो क्या साक्ष्य है कि कन्नड़ को इन्होंने प्रश्रय दिया था, तो इनके समय में जो है आपको कन्नड़ के 3 रत्न आपको देखने को मिलेंगे, 3 रत्न आपको देखने को मिलेंगे कन्नड़ के। कौन कौन थे, उनके नाम थे पंपा, उसके बाद पूर्णा, और आपको देखने को मिलेंगे रन्ना, कन्नड़ के थे। और तीनों का संबंध जो था जैन धर्म से था, जैन धर्म से संबंधित है। ये चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने रामायण और महाभारत का काफ़ी ज़्यादा हिस्सों का जो है अनुवाद किया था, तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कन्नड़ से संबंधित। इसके अलावा जो है अगर बात की जाए यहाँ पे तेलुगु भाषा का भी जो है, तेलुगु भाषा का जो साहित्य था उसे देसी कहा जाता था, क्योंकि कुछ भी चीज़ें उसमें बाहर से नहीं आई थी, तो देसी। एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन है, तो ये टर्मिनोलॉजी भी आप याद रखिएगा। और इसमें जो है चालुक्य राजा के दरबार में रहने वाले जो ननैया जो थे, चालुक्यों के बारे में बात की जा रही है कि चालुक्यों ने जो है तेलुगु को भी प्रश्रय दिया था, क्योंकि चोलों के बारे में हम देख चुके हैं और वहाँ पे तेलुगु चोलों ने भी दिया था, लेकिन चालुक्यों के बारे में एक साक्ष्य भी मिलता है कि चालुक्य ने जो तेलुगु को प्रश्रय दिया था उसमें ननैया नामक के राइटर मिलते हैं, जिन्होंने जो है एक तेलुगु में पाठ तैयार किया था, किसके ऊपर, महाभारत के ऊपर तेलुगु में लिखा था। और ये पूरा नहीं कर पाए थे, इन्होंने शुरुआत की थी, ननैया ने शुरुआत की थी, लेकिन जिसका अंत जो है पूरा लिखने का काम किसने किया था, तिकन्ना ने किया था। तो ये मेंशन कीजिएगा आप कि तिकन्ना ने जो है ये कार्य पूरा किया था महाभारत को लिखने का। तो ये भी जो है हमने देख लिया, तमिल रामायण और तेलुगु महाभारत ये काफ़ी ज़्यादा मान्य है, दक्षिण के समाज में काफ़ी ज़्यादा मान्य है। और इसके अलावा तेलुगु को हमने देसी के बारे में भी देख लिया कि तेलुगु भाषा को देसी कहा जाता था, तो ये चीज़ मेंशन कीजिएगा। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा पॉइंट के ऊपर मिसलेनियस पॉइंट्स के रूप में आप याद रख सकते हैं, उसमें जो है आप याद रखिएगा कि तमिल साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हमने देखे, तमिल त्रिरत्न भी थे हमारे पास, जिनमें हमने एक कंबन को देखा, पांचवें वेद की बात जिनके साथ हमने की, उसके अलावा ओटकुट्टन थे, और उसके अलावा जो है पुगलेंदी, ये तीनों लोग जो है तमिल भाषा के कवि थे, और इनको जो है तमिल त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हमने कल बात की थी जयगोंधर के बारे में, तो इनके बारे में हमने कहा था कि प्रश्रय दिया गया था इनको कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा, और इन्होंने एक किताब लिखी थी कुलिग तुपर्णी, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए मंदिरों से संबंधित, एक पर्सी ब्राउन की स्टेटमेंट आती है, वो क्या स्टेटमेंट है, तो वो कहते हैं कि जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था, वो बृहदेश्वर मंदिर जो है बृहदेश्वर मंदिर हमें देखने को मिलता है कि भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष है, भारतीय वास्तुकला यानी कि जो कुछ भी भारतीय वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं थी प्राचीन काल तक, उन सबका निचोड़ जो हमें देखने को मिलता है, वो सारी विशेषताएं हमें बृहदेश्वर मंदिर में देखने को मिलती है, ये चीज़ थी। इसके अलावा अगर कुछ इनके कॉइन्स के बारे में मेंशन किया जाए, तो एक कलुंज या कलंजू नामक एक कॉइन, सोने का कॉइन था इनका, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बंदरगाह मुख्य रूप से हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है इनका व्यापार था दक्षिण ईस्ट एशिया के साथ, या बात करें चीन के साथ, तो इनका जो प्रमुख बंदरगाह था वो कावेरी पट्टनम था, यहाँ से यह व्यापार होता था। इसके अलावा आम जो वस्तुओं का लेन देन होता था,
जो वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको कहा जाता है कि आप जो है वस्तु ले रहे हैं, वस्तु के बदले कुछ वस्तु दे रहे हैं, पैसे ना देकर वस्तु दे रहे थे, तो बाहर तो मुद्रा का भी प्रयोग होता था, लेकिन जो आपस में लेन देन होता था गांव के स्तर पर वो धान के माध्यम से होता था। तो वस्तु विनिमय की मुख्य वस्तु जो थी वो धान था, जिसके बदले में वो आपको धान देंगे और आप जो है, या आप वस्तु लेंगे तो उनको बदले में धान देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की बातचीत थी। और इसके अलावा जो मेंशन करने को कुछ चीज़ें मुझे रह गई वो है व्यापार के बारे में। व्यापार के बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार से फ्लरिश किया, और हमने देखा था गिल्डर के बारे में, गिल्डर या श्रेणियों के बारे में देखा था। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन करने को रहेगी, कुछ प्रमुख श्रेणियों के नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें बलजियार एक, उसके अलावा हमें देखने को मिलेगी दूसरी, अगर का देखा जाए तो नाना देसी, और तीसरी जो है आपको देखने को मिलती है मनीग्रामम। तो देखिए इतनी टर्मिनोलॉजी आपको हो गई है याद करने के लिए। अब आप जो है पूछेंगे कि सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें, तो सीधा सा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिल्डर या श्रेणियां नहीं है। तो आपको जो है ऑप्शन में हो सकता है बलंजियार दिया गया है, नाना देसी दिया गया है, मनीग्रामम दिया गया है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन के रूप में देखा जाए तो हो सकता है आपको कलंजू दे दिया जाए। तो कलंजू आपको पता होना चाहिए कि सोने की मुद्रा है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटे लेवल का एग्जाम आप दे रहे हो, आपसे ये वाली टर्मिनोलॉजी याद होगी, आपको ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है एग्जामिनर के द्वारा, तभी वो इस प्रकार का क्वेश्चन डालना है। तो ये जो है चोलों के संबंधित जो है सारे मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब चोलों के बाद जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से चोलों का समाज और धार्मिक जीवन हमने समाप्त कर दिया। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से 750 से लेकर 1200 तक का या 1000 ईस्वी तक का हम जो हमें अभी तक कुछ राजवंश देखे हैं, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और पल्लव जो है, इनके पल्लव और चोलों के समय तक सबका जो है एक बार मिलकर हम प्रशासन तो खैर हमने देख लिया है, धर्म और समाज के बारे में देखेंगे। तो ये जो है अब हमारा टॉपिक रहेगा, और उसके बाद हम डायरेक्ट जंप करने वाले हैं तुर्क आक्रमणों के ऊपर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है अब तो आप मैप को देख देख कर भी बोर होना शुरू हो चुके होंगे, लेकिन एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि पूर्व मध्यकाल सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। इतना संक्रमित काल है ये कि कौन सा शासक कब आया, कौन सा राजवंश कब आया, वो सारी चीज़ें। लेकिन आप देखोगे कि जब आपको कभी ये डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि उस प्रकार से आपको क्लास में 10-10 बार मैप के माध्यम से बताया गया, तो आप किसी को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। और जब भी आप किताबें पढ़ोगे तो पूर्व मध्यकाल के बारे में ऐसी स्पेसिफिक जानकारी आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगी। तो मैप जो है आपके साथ जब तक इतिहास चलता रहेगा। मैप मैंने पहले ही कहा था कि आर.एस. शर्मा जी की एक स्टेटमेंट है कि किसी देश का या किसी जगह का आपको यदि इतिहास का अध्ययन करना है, उससे अवगत होना है, तो आपको वहाँ के भूगोल यानी कि जियोग्राफी की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैप तो आपका पीछा जो है पूरे इतिहास को पढ़ने के दौरान नहीं छोड़ सकता। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।